नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से डालते हैं आज की हेडलाइंस पर नजर। सीजेआई यूयू ललित ने लॉन्च किया खोज डेटा सेट। लीगल सिस्टम तक होगी लोगों की पहुंच, जजों की पर्सनल प्रोफेशनल जानकारी से रूबरू होंगे लोग। भारत में दान देने के पैटर्न पर रिपोर्ट हुई जारी। पूर्वी भारत दान के मामले में अव्वल, दान की एक लंबी परंपरा है भारत। और ईरान में गहराया हिजाब विवाद, पुलिस हिरासत में हुई थी महिला की मौत, महिलाओं ने चलाया नो हिजाब कैंपेन। खबरों को शुरू करने के पहले एक बार फिर से बता दूं कि अगर आप इस बुलेटिन को पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर जाइए, जहां इसकी पीडीएफ रोजाना उपलब्ध होती है। सीजेआई यूयू ललित ने खोज डाटा सेट लॉन्च किया है। लॉन्चिंग नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ओडिशा में की गई। डेटा सेट में हर हाई कोर्ट के लिए एक डेडिकेटेड फाइल है। इसमें हर एक हाई कोर्ट के जजों के बारे में निजी और प्रोफेशन से जुड़ी जानकारियां दी गई हैं। इसमें 1993 से लेकर 2021 तक नियुक्त किए गए जजों के बारे में जानकारी है। एक मास्टर फाइल भी तैयार की गई है, जिसमें हर जज के नाम पर क्लिक करने से जानकारी सामने आ जाती है। इसका मकसद लोगों को उनके जजों के बारे में जानकारी मुहैया कराना है। इसके अलावा इससे कुछ ऐसी जानकारियां भी हासिल होती हैं जो आधुनिक भारत के नागरिकों के लिए अहम है। मसलन महिलाओं की नियुक्ति से संबंधित आंकड़े, जजों के अनुभव के आधार पर नियुक्ति और ट्रांसफर से संबंधित जानकारी। ये डेटाबेस नागरिकों की लीगल सिस्टम के बारे में समझ को पुख्ता करेगा। आपको बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 में हर राज्य के लिए एक हाईकोर्ट का प्रावधान किया गया है। वहीं अनुच्छेद 231 के मुताबिक 2 या उससे अधिक राज्यों के लिए साझे हाईकोर्ट के गठन की शक्ति संसद के पास है। हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन हाईकोर्ट के जज की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल और संबंधित हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से मशविरा करना होगा। हाल ही में अशोका यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सोशल इंपैक्ट एंड फिलांथ्रोपी ने एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीयों ने अक्टूबर 2020 से लेकर सितंबर 2021 तक 23,700 करोड़ रुपए दान किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक शहरी भारतीय ग्रामीण भारतीयों की तुलना में ज्यादा दान करते हैं। साथ ही मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास परिवार ज्यादा दान देते हैं। रिपोर्ट बताती है कि भारतीय परिवार मान्यताओं के चलते धार्मिक संस्थाओं को ज्यादा दान देते हैं। धार्मिक संस्थाओं के बाद भिक्षा मांगने वालों को दान दिया जाता है। धार्मिक दान के इतर सबसे ज्यादा दान एनजीओ को दिया जाता है। साथ ही पुरुषों और महिलाओं की दान में समान भूमिका है, लेकिन पुरुष धार्मिक संस्थाओं में और महिलाएं भिक्षा मांगने वालों को दान देती हैं। वहीं देश में क्षत्रवार दान देने के मामले देखें तो पूर्वी भारत में दान देने के मामले सबसे ज्यादा हैं। इसके बाद उत्तर भारत का स्थान आता है। आपको बता दें कि दान परंपरा भारत में बेहद पुरानी है। इस परंपरा का इतिहास भारत के इतिहास जितना ही पुराना है। भारत में जमीन, गौ और श्रमदान की परंपरा के तमाम उदाहरण मौजूद हैं। हालांकि कॉरपोरेट दान को अब काफी स्ट्रक्चर्ड कर दिया गया है। सीएसआर के जरिए कंपनियों की सामाजिक जिम्मेदारी तय की जाती है। भारत में सीएसआर की अवधारणा कंपनीज एक्ट 2013 की धारा 135 से गवर्न होती है। 1 अप्रैल 2014 से भारत में सीएसआर को अनिवार्य किया गया था। वाराणसी और असम के बीच रिवर क्रूज सर्विसेज अगले साल से शुरू होगी। भारत की सबसे लंबी रिवर क्रूज सेवा वाराणसी से असम के बोगीबील तक चालू होगी। इससे तकरीबन 4,000 किलोमीटर की दूरी तय होने का अनुमान लगाया जा रहा है। ये रूट गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों को इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट के रास्ते जोड़ेगा। इससे व्यापार, पर्यटन और कार्गो ट्रांसपोर्टेशन को प्रोत्साहन मिलेगा। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री के गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान में इनलैंड वाटरवेज को प्रोत्साहन देने की बात की गई है। प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च गति शक्ति मास्टर प्लान एक मल्टी मोडल कनेक्टिविटी प्लान है। इसके जरिए 16 मंत्रालयों को एक साथ लाया गया है। इसका मकसद व्यक्तियों, वस्तुओं और सेवाओं का आसान परिवहन सुनिश्चित करना है। आपको बता दें कि गंगा नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगोत्री से निकलने पर इसे भागीरथी के नाम से जानते हैं। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है। इसके बाद इसे गंगा के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र मानसरोवर के निकट चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, जहां इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। ईरान में हिजाब का विवाद गहराता जा रहा है। महिलाएं सड़कों पर उतर आई हैं। हर शहर में प्रदर्शन जारी है।
गौरतलब है कि ईरान में 22 साल की महसा अमीनी की मौत पुलिस हिरासत में हो गई थी। महसा अमीनी का कसूर था कि उन्होंने हिजाब नहीं पहना। इसी के चलते धार्मिक मामलों की पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। हिरासत में हुई मारपीट के चलते वे कोमा में चली गईं। इसके बाद उनकी मौत हो गई। इसके विरोध में ईरान की महिलाओं ने नो टू हिजाब कैंपेन चलाया है। वे अपने हिजाब जलाकर और बाल कटवाकर विरोध प्रदर्शित कर रही हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि ये मौत हार्ट फेलियर के चलते हुई। महिलाओं के विरोध प्रदर्शन ने ईरान में महिलाओं की आजादी के मामले को विश्व स्तर पर उठा दिया है। हिजाब अरबी भाषा का शब्द है। शब्दकोश में इसका अर्थ रुकावट और दीवार बताया गया है। मुस्लिम महिलाओं के सार्वजनिक जगहों पर अपना चेहरा ढकने के लिए पहने जाने वाले परिधान को हिजाब कहते हैं। माना जाता है कि 7वीं सदी में इस्लाम धर्म ने हर मुस्लिम महिला के लिए हिजाब करने को अनिवार्य बना दिया था। आइए जल्दी से देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में चर्चाओं में रहा हिजाब विवाद किस देश से संबंधित है? ईरान, इराक, सऊदी अरब या फिर तुर्की? दूसरा सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है। अनुच्छेद 214 हाईकोर्ट से संबंधित है। हिजाब पुर्तगाली भाषा का शब्द है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। आइए देखते हैं कल जो सवाल मैंने पूछे थे वो सवाल क्या हैं और उनके सही जवाब। पहला सवाल था, एनजीटी एक संस्था है, सांविधिक, संवैधानिक, अर्धन्यायिक, ए और सी दोनों। सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी, क्योंकि एनजीटी एक सांविधिक और अर्धन्यायिक संस्था है। दूसरा सवाल मैंने पूछा था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर गुड एंड एग्रीकल्चर एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है। केंद्र में अनुसूचित जनजाति को 15% आरक्षण हासिल है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 न ही 2। सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए, क्योंकि केंद्र में 15% आरक्षण अनुसूचित जातियों को मिला है, न कि अनुसूचित जनजाति को। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही रखते हैं। कल रात 9 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर ये बुलेटिन आपको पसंद आ रहा हो तो फिर अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।